आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम रीट के मॉडल पेपर है वो कर रहे हैं। हम सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपरों की चर्चा है वो कर रहे हैं और आज का हमारा जो मॉडल पेपर है वो 7वां मॉडल पेपर है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए आज के हमारे मॉडल पेपर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, विकास के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है। विकास के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है। एक निश्चित क्रम में होता है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह समग्र परिवर्तन का समूह है, इन परिवर्तनों में मापा जा सकता है। तो विकास है, इसका गलत कथन है। एक निश्चित क्रम में होता है, आजीवन चलता रहता है, ये समग्र, लेकिन इन परिवर्तनों के अंदर इसको मापा जा सकता है। ये ऑप्शन इसका गलत हो गया। 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा है, स्व वास्तविकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। मोस्लो ने, मेस्लो या मोस्लो ने, मेनी मेनिंजर ने, वेबस्टर या स्किनर ने, किसने स्व वास्तविकरण की? तो इन्होंने पहला मेस्लो ने ये सिद्धांत है वो अवधारणा प्रस्तुत की थी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, गिलफोर्ड ने बुद्धि को जिन 3 वर्गों में विभक्त किया उनमें सम्मिलित नहीं है। जो गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत है, जिसे 3D थ्योरी भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद या संज्ञान, इनमें से कौन सा है वो नहीं है। तो इन्होंने संज्ञान है वो नहीं दिया, विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद है वो दिया है। तो चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर है चौथा, 4 नंबर का प्रश्न है, थोंडाइक ने बुद्धि संबंधी कौन सा सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है। थोंडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है बुद्धि के अंदर? असत्तात्मक सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत या बालू सिद्धांत, उपयुक्त सभी। थोंडाइक ने कौन सा सिद्धांत है वो दिया है। तो इन्होंने असत्तात्मक सिद्धांत, मात्रात्मक सिद्धांत और बालू का सिद्धांत इनके नाम है। तो इन्होंने बालू का सिद्धांत या मात्रात्मक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन के द्वारा हल करना किस बुद्धि का है? किसका कार्य किस बुद्धि का है? तो ये किस बुद्धि का कार्य है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। तो चिंतन और मनन है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसका हम क्या करते हैं? क्या मूर्त बुद्धि के द्वारा या अमूर्त बुद्धि? तो हम जिसे नहीं देखते हैं उसे अमूर्त बुद्धि के द्वारा। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का प्रयोगकर्ता होता है शोधकर्ता, पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय के छात्र। क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का जो परिणाम होते हैं उसका उपयोग करता है वो कौन होता है? तो शोधकर्ता होता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान है समस्या का चयन, तथ्य संग्रह विधियां, योजना का क्रियान्वयन, उपयुक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान है उसके अंदर हम समस्या का चयन करते हैं, कौन सी विधि है उसका उपयोग करेंगे और उसके बाद हम योजना को लागू कैसे करेंगे। ये तो इस प्रकार उपयुक्त सभी इसके अंदर होगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षा का अधिकार है संवैधानिक है, वैधानिक है, कानूनी है या गैर वैधानिक? शिक्षा का जो अधिकार है वो संवैधानिक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ शिक्षिका है। ये किसने कहा है? यह कहा है, किसने कहा है? रोस्टर ने, क्लेपर ने, जेम्स ने या ड्रेवर ने? तो आदत समाज का विकास चक्र है और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका, यह जेम्स ने कहा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, टॉरेंस के परीक्षणों में मापन किया जाता है निरंतरता व लोचनीयता का, लोचनीयता व मौलिकता का, मौलिकता व विस्तार का। तो इसके अंदर
सभी का टोरेंस के परीक्षणों के अंदर हम तीनों निरंतरता, लोचनीयता का, लोचनीय और मौलिकता का इस प्रकार इसका है वो मापन करते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, बेटले के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की न्यूनतम बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। बेटल या बेटले के अनुसार है वो बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? 120, 130, 110 या 115? कम से कम इन्होंने 110 है वो मानी है, तो तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा कक्षा के छात्रों को परेशान करना है उन्हें क्या कहते हैं? मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक या समस्यात्मक बालक या पिछड़े हुए बालक? जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो शिक्षक को क्या करते हैं? परेशान करते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, बाल अपराधी के उपचार की विधि नहीं है वातावरणीय, वातावरणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि या अधिगम की विधि? तो बाल अपराधी जो बालक है उसकी उपचार की विधि है वो मनोविश्लेषणात्मक है, वो नहीं हो सकती। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप है। मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उसकी शिक्षा का स्वरूप है, कैसा होना चाहिए? विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, देखभाल प्रशिक्षण होना चाहिए या व्यक्तित्व परीक्षण होना चाहिए या उपयुक्त सभी? तो हम मंदबुद्धि बालक उसके लिए अलग से कक्षाएं होनी चाहिए और अपनी देखभाल के अंदर उनका प्रशिक्षण करना और व्यक्तिगत परीक्षण तो होना ही होना चाहिए। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। व्यक्तित्व का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अलग से उसका परीक्षण किया जाता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, किस अवस्था में प्रवेश करते समय या करने के समय तक बालक स्थायी नैतिक सिद्धांतों का निर्माण कर लेती है? शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उत्तर किशोरावस्था के अंदर? हम नैतिकता की बात करते हैं, स्थायी नैतिकता की बात करें तो हम स्थायी नैतिकता है वो बाल्यावस्था के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है, शेष अवस्था में नहीं है। नैतिकता का अगर कुल आना है तो बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था होती है उसके अंदर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसका स्थायी नैतिक है उत्तर किशोरावस्था के अंदर हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा है इसमें से? उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो जो पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और सृजनात्मकता का सिद्धांत दिए हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, कलाकार जिसे हम शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो का मतलब स्कूल के अंदर में ढाल सके, स्टूडियो में ढाल सके। यह कथन है कनिंघम का, मुनरो का, टेलर का या फ्राइड का? तो यह कथन है वो किसने कहा है कि शिक्षक है वो पाठ्यक्रम को एक साधन के रूप में चलते हुए शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार स्कूल के अंदर है वो ढाल सके, तो यह कनिंघम ने दिया है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 9 RT एक्ट 2009 के अनुसार किसी विद्यालय में शिक्षकों की कुल स्वीकृति पद संख्या कितनी है? 10% से अधिक रिक्त नहीं होंगे। इसके तहत कक्षा 1 से 5वीं विद्यालय में 60 बच्चे तक शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2, 3, 5, 4 या 5? तो कितनी होनी चाहिए? तो वहाँ पर 2 शिक्षक है वो कम से कम होनी चाहिए, यानी 30 का है वो रखा गया मार्जिन, 30 के अंदर 1 होना चाहिए। 1 से 5 तक की बात हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार तहत पहली से 5वीं तक के लिए कितने कार्य दिवस है वो होने चाहिए? 200 होने चाहिए। पहली से 5वीं तक 200 दिवस है वो होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 लागू किया गया। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी किलोमीटर की पैदल दूरी की सीमा में विद्यालय है वो स्थापित होना चाहिए? कहने का मतलब 1 से 5 तक की जो बालक है उनकी विद्यालय की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, और हम 6 से 8 तक की दूरी की बात करें या 12 तक की दूरी की बात करें उनकी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर,
2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या 4 किलोमीटर, तो उनकी दूरी है वो 1 किलोमीटर से अधिक है, वो नहीं होनी चाहिए। और इनकी 2 किलोमीटर और 8 से 12 तक है, उनकी 3 से 4 किलोमीटर है वो हो सकती है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला 21 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है। सामाजिक व्यवहार की बात कर रहे हैं और उसके अंदर है बालक वह किस योग्यता, कौन सी योग्यता है को अर्जित है वो करता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना, सामाजिक प्रतिगमन करना, प्रभुत्वशाली व्यवहार करना या सामाजिक सहभागिता। तो सामाजिक व्यवहार के अंदर है वो बालक किसका करता है, तो सामाजिक जो प्रत्याशाएं होती हैं उनके अनुसार व्यवहार करता है। समाज के अंदर कितनी भी जो कार्य होते हैं उनके हिसाब से वो क्या करता है, व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए निम्न में से क्या नहीं करेगा। कठोर दंड, देखिए दंड का उपयोग जहाँ पर भी आ जाता है तो ये मान्य नहीं होगा। संवेगात्मक स्थिर लाने का प्रयास बिल्कुल करेगा। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना ये भी होगा। और व्यक्तित्व शिक्षण की व्यवस्था करना बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और हमें कौन सा गलत ही पूछा है, तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर है वो 23 है, बाल अपराध का सामाजिक कारण क्या है। कि बालक है वो अपराध क्यों करते हैं छोटे, उनका मेन कारण क्या है। सामाजिक जन्मजात एवं जन्मजात संवेगात्मक अस्थिरता, निम्न बुद्धि लब्धि, माता पिता का मानसिक असंतुलन या विशेष प्रकार की शारीरिक संरचनाएं। तो जब बालक का मानसिक संतुलन नहीं होता है तो व्यवहार बालक है वो क्या करेंगे, बाल अपराधी की प्रवृत्ति के पैदा हो जाएंगे। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाना जाता है, वह है बाल, इसमें लाना नहीं होगा, बाल अपराध हो जाए। बाल अपराध तो मनोवैज्ञानिक विधि, वातावरणात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि या उपयुक्त सभी। तो जो वातावरण के द्वारा बालक के अंदर व्यवहार के अंदर परिवर्तन है, सामाजिक है होता है, तो हम वातावरणीयात्मक विधि कहते हैं। 24 के अंदर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, अधिगम अंतरण के सिद्धांत में नहीं है। ऋणात्मक सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान अंशों या तत्वों का सिद्धांत, नियमित विनय का सिद्धांत अधिगम अंतरण के अंदर है वो कौन सा है, वो नहीं आता है। तो ऋणात्मक है वो नहीं आता, सामान्यीकरण का सिद्धांत आता है। सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, अंतर्मुखी की बात चल रही है। न्यूमैन और क्यूरर ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार है वो बताए थे, जिसमें एक अंतर्मुखी बहिर्मुखी, उसके बाद उन्होंने उभयमुखी भी बताया था। तो अंतर्मुखी क्या है, व्यक्तित्व की विशेषता इसमें से कौन सी है। संदेह, शंकालु स्वभाव के तथा एकांत प्रिय होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग नहीं लेते, ये भी सही है। कम बोलने वाले तथा लचीलाशील होते हैं, दूसरों के प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करते, ये भी इस प्रकार तीनों ऑप्शन रहता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 27 है, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा को लिखा है किसने, दिया है ओलपोर्ट ने, वेलेंटाइन ने, गेट्स ने या बोरिंग ने। तो ये वातावरण के साथ जो सामान्य स्थायी परिवर्तन होता है, समायोजन ही व्यक्तित्व है, उसे किसने दिया है, तो बोरिंग ने दिया है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, पावलो ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह है बहुक्रिया का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया या आत्मीकरण। पावलो ने कौन सा सिद्धांत है वो दिया था, तो उन्होंने अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत है वो दिया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 29 है, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। उसकी तर्क की कहने का मतलब तर्क शक्ति है उसका हमें परिपूर्ण रूप से विकास करना है। किसी बालक से दिए गए विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना, समूह चर्चा का आयोजन करवाना, 1 या 2 छात्रों से प्रतिवेदन तैयार कराना, 1 छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना। तो इसके अंदर समूह की जो चर्चा होती है उसके अंदर तर्क और वितर्क होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है, आगमन तर्क कहा जाता है, या अपवादित तर्क कहा जाता है, या निगमन तर्क कहा जाता है, या तार्किक तर्क निर्देशन कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या पूछा है, एक सामान्य दिए गए सिद्धांत है, विशेष परिस्थिति के अंदर है वो तार्किक तर्क सिद्धांत है, वो होते हैं तर्कों के माध्यम से। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
अब हैं हमें गद्यांश से प्रश्न है वो देने हैं। तो इसका हिंदी का शुरू हो गया पहला प्रश्न, यानी 31 नंबर का। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के अंदर स्वर संधि, अच्छा इसका ऑप्शन है वो गुरुत्वाकर्षण के अंदर है वो स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि का प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण में स्वर संधि है और उसका भेद है। स्वर संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि। गुरुत्व धन आकर्षण तो दीर्घ हो गया, तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 का है, अपने पथ पर धीरे धीरे, अपने पथ पर धीरे धीरे चलते रहते हैं। वाक्य में क्रिया विशेषण है रीतिबोधक, काल बोधक, स्थान बोधक या संबंध बोधक। संबंध बोधक तो इसके धीरे धीरे प्रयोग हुआ है, तो रीति का कर है ज्ञान करवा रहा है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, वे हमसे हजारों किलोमीटर दूर है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या निश्चय परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। कितना दे रखा है? सिर्फ हजारों दे रखा है और किलोमीटर परिमाण के अंदर मापा जाता है, तो अनिश्चय है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अंदर 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर ऐसे आता तो हम निश्चित परिमाणवाचक के अंदर है वो चले जाते, लेकिन अनिश्चित दे रखा है, इसके अंदर चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, तारे टिमटिमाते दिखते होंगे, रेखांकित में संज्ञा है। मैंने तारे को रेखांकित कर दिया। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संख्यावाचक या भाववाचक। तारे हैं उसके अंदर जातिवाचक है, तो दूसरा ऑप्शन हो गया। जैसे किसी का नाम आ जाता है यहाँ पर, जैसे ध्रुव तारा, तो यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक के अंदर रख देते, लेकिन तारे हैं बहुत से हैं, तारों की एक जाति है, तो इस प्रकार इसके अंदर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, रात्रि शब्द है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या विदेशज शब्द। तो रात्रि शब्द है उसके अंदर तत्सम शब्द हो जाएगा, रात्रि का रात होता है, पहला ऑप्शन हो गया। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से बहुवचन शब्द है। विश्व, आत्मा, प्राण या ज्योति, इनमें से कौन सा शब्द के अंदर है वो बहुवचन है? मैंने आपको बता, आंसू, होश, हस्ताक्षर, आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, इनके अंदर बहुवचन होता है, तो इसके अंदर प्राण के अंदर है वो बहुवचन होगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, कोष्टक में है वो, कोष्टक में निर्धारित चिन्ह दे रखा है, किसको इंगित करता है? योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है या लाघव चिन्ह है। तो हम किसी भी पंक्ति को ज्यों का त्यों अगर उसकी आई है तो हम उसको क्या करेंगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर प्रयुक्त करेंगे। कथन दिया हुआ हो तो दो उद्धरण चिन्ह इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांशों का सार्थक शब्द है। साथी, मित्र, सहभागी या सहपाठी। जो साथ में पढ़ा उसे हम क्या कहेंगे? सहभागी कहेंगे या सहपाठी कहेंगे? चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर हो जाएगा सहपाठी। प्रश्न नंबर 39 है, किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि नहीं है? इनमें से ऐसा शब्द है एक जिसके अंदर वर्तनी अशुद्धि नहीं है। उच्छ्वास, उच्छ्वास, संग्रहित, अनुग्रहित या साम्यता। इसके अंदर कि कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? कहने का मतलब अशुद्ध नहीं है, और 3 है वो शुद्ध हैं, एक है वो है, तो इसके अंदर अनुग्रहित है वो हो जाएगा, इसके अंदर ग्रहित आ जाएगा। और उच्छ्वास, उच्छ्वास, साम्यता, साम्यता हो जाता है, तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, क्यारियों तक पानी भेजने के लिए बनाई गई नाली के लिए कौन सा राजस्थानी शब्द है वो प्रयोग में किया जाता है? दोहरे, ओरण, बीजुक या ओढ़ने। तो दोहरे हैं, ऐसे ऐसे मेड़ से बनाई जाती है जिसे हम दोहरे भी कहते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 8, 10 या 5। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं, हम क्या कर रहे हैं? निषेधवाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक या इच्छावाचक। तो हम उनसे इच्छा कर रहे हैं कि आप हैं उनसे दूर रहे तो अच्छा है, तो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, मन चका तो कठौती में गंगा। वाक्य भेद बताइए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य,
संयुक्त वाक्य इनमें से कोई नहीं। तो यह मिश्र वाक्य का है, क्योंकि मन चखा तो कटौती में, मन चखा तो कटौती में गंगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है। कौन यह कैसा वाक्य है? समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धि की बात है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? ये प्रश्न वाक्य है, ये वाक्यों से संबंधित प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपयुक्त सभी, तो इसके अंदर कौन सा है वो आएगा? तो सरल वाक्य है, एक ही झटके के अंदर एक ही उपवाक्य है इसके अंदर, तो सरल वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, किताबी कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ है? बहुत अधिक पढ़ने वाला, बहुत विद्वान, तिलचटा या कोई नहीं। जो बहुत अधिक पढ़ता है उसे हम किताबी कीड़ा कहेंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, शिशु की लेखनी क्रिया की शुरुआत होती है टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, सुंदर आकारों से, सुंदर शब्दों से, या इनमें से कोई नहीं? तो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं हैं, बच्चा पहले ऐसे करता है, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं हैं खींचता है, तो इस प्रकार पहला ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है वो कौन सी? वर्ण है, ध्वनि है, वचन है, या उपयुक्त सभी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौखिक भाषा की सबसे अंतिम है वो ध्वनि होती है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, या शब्द भंडार है? तो वर्ण होता है वो वाक्य की यानी रचना की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है, वो क्या होगी? वर्ण होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्न में से क्या एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है? बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना, बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को बढ़ाना, बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं पर ध्यान नहीं देना, या उपयुक्त सभी? तो उपचारात्मक शिक्षण है, इसका मेन उद्देश्य यह होता है कि अधिगम संबंधित जो समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार का शिक्षण है? उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो यह किस प्रकार का? सामान्य शिक्षण है, निम्नतम शिक्षण है, या उत्तम शिक्षण है, या यह एक शिक्षण का प्रकार है? वो नहीं है। तो यह एक क्या है? एक उत्तम प्रकार का शिक्षण है। बालक है वो गलतियां करने के बाद सीखता है, उसके बाद हम उसको क्या कहेंगे? उत्तम श्रेणी का शिक्षक है, श्रेणी का शिक्षण कार्य है वो कहते हैं। तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्रों को खालिस्तान का मूल्यांकन करवाए। पूर्व ज्ञान का, अल्प ज्ञान का, उच्च ज्ञान का, या निम्न ज्ञान का? तो हम पूर्व ज्ञान का है वो करवाएंगे। पहले मूल पाठ अगर करवा रहे हैं तो उससे पहले हम उस बालक को उस पाठ से जोड़ने से पहले हम कुछ पूर्व प्रश्न है पूछेंगे, ताकि उस बच्चे का है पाठ के प्रति क्या हो जाए? लगाव हो जाए, रुचि पैदा हो जाए। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें गाने का अभ्यास कराया जाए, काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए, व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, या उपयुक्त सभी? तो बच्चों की जो भाषा की समझ का अगर विकास करेंगे तो उसके अंदर है वो कौन सा आएगा? व्याकरण का ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है, वो यह है कि भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, या भाषा प्रयोगशाला? तो व्याकरण शिक्षण के अंदर ये सभी विधियां हैं, भाषा कौशल के अंदर सभी विधियां हैं वो होती है। अनुकरण विधि भी होती है, सामूहिक अभ्यास विधि के माध्यम से भी सीखता है बालक, और भाषा प्रयोगशाला है उसके अंदर जितने भी उसके जो कमी है उसको दूर करता है। तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, भाषा कौशल का स्वरूप है? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो भाषा कौशल का जो स्वरूप है वो कैसा होता है? पढ़ना, बोलना, लिखना चारों होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि है? सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, या उपयुक्त सभी? व्याकरण शिक्षण की किसकी बात कर रहे हैं? व्याकरण शिक्षण की विधि पूछा है हमें, तो सिद्धांत विधि होती है, आगमन विधि होती है, या फिर प्रत्यक्षात्मक विधि होती है? तो चारों विधि, ये तीनों विधि होंगी। चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 56 है,
संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, एक व दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण कौशल होता है वो कैसा होता है? अशुद्ध उच्चारण का भाषा का प्रयोग है वो इस संप्रेषण कौशल के अंदर नहीं होता है। तो शुद्ध भाषा कौशल का विकास करना, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है या शारीरिक विकास होता है? 1 तथा 2। तो भाषा के माध्यम से बालक का मानसिक विकास होता है और बौद्धिक विकास। इस प्रकार 1 व 2 दोनों, 1 व 2 यानी चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। शारीरिक विकास है, भाषा से शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 58 है, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? शुद्ध उच्चारण करना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना, रेडियो को सुनना, उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले बोलना होता है उच्चारित करना, और ध्वनियों का विभेदीकरण, विभेद करेंगे तो बोल के करेंगे, और रेडियो का सुनना भी सुनने के अंदर आएगी। इस प्रकार इसका चौथा ऑप्शन है, क्या बोला इसने, निम्न में से क्या बोलना और सुनना, शुद्ध उच्चारण होता है, ध्वनियों का विभेदीकरण करना और रेडियो सुनना दोनों आएगा। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए? कहने का मतलब भाषा शिक्षण करवा रहे हैं, उसकी पाठ्य सामग्री है और उसकी प्रणालियों का चुनाव है, किस तरीके से हम करेंगे? बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर, शिक्षक की आवश्यकताओं के आधार पर, या अभिभावकों की आवश्यकताओं के आधार पर, या सामाजिक। देखिए सामाजिक से उसे मतलब नहीं है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से ही करेंगे। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, भाषा शिक्षण में छात्रों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है प्रश्न पूछना, अभ्यास कराना, साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। उपयुक्त सभी प्रश्न पूछेंगे, अभ्यास करवाएंगे और साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन करवाएंगे। तो भाषा के प्रति बच्चे का है वो लगाव होगा। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रश्न। अब हम संस्कृत है उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। संस्कृत से पद्यांश से कुछ प्रश्न है, किससे हम करेंगे? भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? भाषा संस्कृत, और हमने सेकंड भाषा के रूप में इसको चुना है, हम उसके हिसाब से प्रश्न है वो कर रहे हैं। का अनेक रूपा विद्यते, अनेक रूप हैं वो किसके होते हैं? पुरुषा, टपनीति, वारांगना या वद्यानिया। तो अनेक रूप है वो टपनीति के होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, प्रियवादिनी इत्यत्र कै प्रत्यय, प्रियवादिनी है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? अणिनी, इनी या ये या नो। तो प्रियवादिनी है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो अनिनी प्रत्यय हो जाएगा। अनिनी प्रत्यय पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, नित्य वया इत्यतर समास कह कर्मधारय समास, अव्ययभाव, बहुवीर्य या द्विगु। तो नित्य व्याह इसके अंदर है वो कौन सा समास है? बहुवीर्य समास है। तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, वरांगनेव इत्यत्र कह संधि, वारांगने है इसके अंदर कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है या अयादि संधि है? तो इसके अंदर क्या है? गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, प्रभावी रूपेण बालका लेखन से अधिगम कृष्यन्ति यदा, प्रभावी रूप से अपने को लेखन कार्य है अधिगम के अंदर किस प्रकार से होता है? लेखे है छात्रा, लेख्यम छात्रा, शिक्षाकात है, आज्ञापनेन स्वीकुर्वन्ति, लेख्यम छात्राणां संदर्भानुकूलं सार्थकं च भवति, शिक्षकस्य संदर्भानुकूलं संस्कृतिप्रकं च लेखनं भवति, कथित धवने लिखित रूप से संबंध है लिख्यते अस्ति। तो जो लिखित लेखन कार्य है वो किस प्रकार से अधिगम के हम प्रभावपूर्ण रूप से है वो करवाएंगे। तो हम लेखन छात्राणाम संदर्भानुसार सार्थक च उचित, हम उसके लेख के छात्रों के संदर्भ के अनुसार उनको लेखन कार्य है वो करवाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, अधो लिखतेषु किम,
अधोलिखितेषु किं परिमाणोपागमस्य प्रतिफलकम नास्ति। इनमें से कौन सा है परिणाम का उपागम है, उसका प्रतिफल नहीं है। एतत् अत्यंतम शिक्षक केंद्रितम अस्ति। अत्यंत शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। अतत व्यवहारवाद युपागम आधारितम अस्ति। व्यवहार के अनुसार होना चाहिए। या अत्यत लक्ष्यम अंतिम प्रस्तुत परितम अस्ति प्रति अस्ति। अंतिम लक्ष्य की ओर प्राप्त करने वाला होना चाहिए। एतस्य लक्ष्यम विचारणाम उत्पोष अस्ति। विचारण लक्ष्य के ऊपर विचारणीय होना चाहिए। तो परिणाम का सबसे उत्तम फल है, इनमें से कौन सा नहीं है, यह हमें पूछा है। तो एतत् लक्ष्यम विचारणीय उत्फलो, उसके बाद हम काम करेंगे, ये नहीं हो सकता। परिणाम का हम पहले कैसे निर्धारण कर सकते हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है प्रक्रिया योपागमा अनुसारम निम्नलिखितेषु कस्य उपयोगः लेखन कार्यस्य आरंभकाले शिक्षकेण न क्रियते। विचारण मंथनम, टिप्पणी लेखनम, प्रारूप लेखनम या संशोधनम। तो इनमें से कौन सा है वो लेखन कार्य के आरंभ करने से पहले है, वो नहीं करना चाहिए, यह हमें पूछा है। तो टिप्पणी है, टिप्पणी लेखन कार्य है, वो नहीं। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है मूल्यांकनम किति विधम अस्ति। मूल्यांकन के कितने विध हैं? त्रिविधम अस्ति, एक विधम अस्ति, द्विविधम अस्ति या चतुर्विधम अस्ति। तो मूल्यांकन की 2 विधि हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है संस्कृत भाषा शिक्षण से भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशल्यम विद्यते। संस्कृत का सबसे पहला भाषा कौशल कौन सा होता है? श्रवणम, संभाषणम, पठनम या लेखनम। सबसे पहले श्रवणम होता है, बच्चा सुनता है, पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है उदाहरणानि प्रस्तुतया नियमस्य कथनम इति कै विधि। उदाहरण से नियम की ओर इसे हम क्या कहेंगे? पहले उदाहरण देना, उदाहरण, उसके बाद नियम प्रस्तुत करना, उसे हम कौन सी विधि का? सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन व्याख्या विधि या आगमन विधि। तो हम पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद नियम की ओर चलेंगे। तो आगमन विधि है वो होती है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है प्राचीनतम है विधि ही कै। प्राचीनतम विधि कौन सी है? प्रायण विधि, व्याख्या विधि, सूत्र विधि या आगमन विधि। तो प्राचीनतम विधि है वो प्रायण विधि को कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है शिक्षणम रुचिक्रम कथ्यम स्यात्। शिक्षण के प्रति रुचि है वो किस प्रकार से इनमें से है, किन से रुचि होगी? विधि भी, कौशले है, पुस्तकें है या दर्शे सर्वे साधने। तो शिक्षण के अंदर रुचि है वो दर्शे सर्वे साधन उपस्थित होगा, तो अधिक रुचि है वो हो जाएगी। चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। अब हमें गद्यांश से प्रश्न है वो पूछें। प्रश्न नंबर 73 है सर्वभूतेषु कीदृश व्यवहार है करणीया। मातृवत, आत्मत, पितृवत या लोष्टवत। तो आत्मत है वो सर्वेतु कीदृश व्यवहार, आत्मत दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है वसुदेव इत्यत्र संधि विच्छेद है कार्य। वसुदेव का संधि विच्छेद है वो करना है हमें। सुधाधन एव या सुधाधन एव। तो वसुधाधन एव है वो हो जाता है इसका। तो ऐ नहीं होगा, ए होगा। तो तीसरा ऑप्शन है। ये छोटी छोटी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, हमें इनको सुधारना है। हम एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले हम यहीं पर हमारी गलतियों को सुधार लेंगे तो अति उत्तम रहेगा हमारे लिए। जितना हम मॉडल टेस्ट पेपरों का अभ्यास करेंगे उतना ही हमें लाभ है वो मिलने वाला है। अगला प्रश्न है लोष्टवत है व्यवहार है कुत्र है प्रदर्शनियाँ प्रदारेषु सर्वभूतेषु प्रद्रव्येषु
या सर्वत्र सभी जगह, तो इनमें से कौन सा है वो लोष्टवत व्यवहार का प्रदर्शन है वो किया जाता है। तो परदर्शवेशु के अंदर होता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है महत्वम इत्यतर कै प्रत्यय, महत्व के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तम प्रत्यय, तत्प्रत्यय या कत या तम त्वय, तो त्वय प्रत्यय है। इसके अंदर महत्व के अंदर त्वय प्रत्यय होता है। तो 76 में चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है संस्कृत इत्यत्र है, संस्कृत इत्यत्र क्या है उपसर्ग? संस्कृत के अंदर कौन सा उपसर्ग है? सह, सम, शु या सह। तो संस्कृत के अंदर कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। ये तो हमें सर्वविदित ही है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है कर्म फलम इत्यत्र कै समास, कर्म फल के अंदर कौन सा है? कर्म से फल प्राप्त होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो कर्म फलम है इसके अंदर तत्पुरुष समास, कर्म से फल प्राप्त होना। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है वो संस्कृति ही मन है निर्मलम करोति, वाक्यमति लंग लकारे परिवर्तने। तो हमें संस्कृत मम निर्मलम करोति इसका लंग लकार के अंदर प्रयोग करना है। संस्कृति मन है निर्मलम कृष्यति, संस्कृति ही मन है निर्मलम अकरोति, संस्कृति ही मन है निर्मलम करियाता है, संस्कृति मन है निर्मलम अकरोति, संस्कृत मन है निर्मलम करोति है उसका संस्कृत मन है निर्मलम अकरोति हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है परंपरागत है सहायकोपकरणों अस्ति, परंपरागत है सहायक उपकरण है दूरदर्शनम, श्यामपट्टम, मानचित्र या आकाशवाणी। तो श्यामपट्ट है परंपरागत रूप से चलता आ रहा है वो श्यामपट्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है कश्यापि नगर से भौगोलिक स्थिति बोधयितुम कीदृश पाठनोपकरण से प्रयोग है करणीय है। मानचित्र से, पत्र से, रेखाचित्र से या पुस्तक कहें भौगोलिक स्थिति है उसका हम बोध कराने के लिए हम किस प्रकार का, तो भौगोलिक स्थिति है जैसे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं उसका, तो मानचित्र के माध्यम से उनको भौगोलिक स्थिति है उसको स्पष्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफलता भाषा कस्य कुरुत वर्तते, संस्कृत भाषा सबसे सफल किस भाषा है, किस भाषा से होगी? दूरदर्शन से, चलचित्र से, संगणक से या आकाशवाणियाँ। संस्कृत भाषा है वो सबसे ज़्यादा है वो संगणक से होगी। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है लघु उत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्, लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न उसकी सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? प्रश्नमेकम वाक्यम द्वयम, दो वाक्यों के, पंचवाक्यानि 5 वाक्यों में या एक वाक्य के अंदर। तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? तो एक वाक्य के अंदर है उसका उत्तर है वो होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते, निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा कौन सी को विश्वसनीयता दी जाती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा, लिखित परीक्षा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है इसको हम निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय है वो माना जाता है। प्रश्न नंबर 85 है पात्राभिनयम प्रत्येकम भाषा कक्षया अभिंत्रागम रूपेणम स्यात् यत्, मुक्त रूपेण छात्राः गलपकरणे समर्था भविष्यन्ति, एतत् कक्षाः प्रबंधने प्रभावी साधनमस्ति, एतेन छात्राः कथ्यां कंठस्थीकर्तुं समर्था भवन्ति, एतेन छात्राः सार्थक है भाषा विभक्तो समर्था भवन्ति। तो हम अभिनय कौन सा होता है? भाषा कक्षा के अंदर प्रत्येक पत्र का अभिनय हम करते हैं तो उसका भाषा का क्या हो जाएगा? अभिनंग है वो कौन सा होता है? तो प्रत्येक छात्र को सार्थक भाषा कौशल के व्यक्ति कराते हुए समर्थ करना,
सामर्थ्य बनाना, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, प्रदत्त विषयमधिकृत्य यदा छात्राय एकम लघु कवितां रचयतु निर्देशम तदा सः प्रदत्त विषय के हिसाब से प्रत्येक छात्र को या एक छात्रा को लघु कथा रचने के लिए हम निर्देश देते हैं, तो ये क्या होगा? सृजनात्मक चिंतन करोति। हम क्या कर रहे हैं? सृजनात्मक चिंतन विकास कर रहे हैं, सहानुभूति का चिंतन कर रहे हैं, या समानुभूति चिंतन, या सहानुभूति चिंतनम करोति, या सांस्कृतिक चिंतनम करोति। तो हम सृजनात्मकता, अगर कोई भी बालक कविता के लिखने के लिए कह रहे हैं तो हम उसका सृजनात्मकता क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, स्वर्णाम अभ्यंतर प्रियतम किम। स्वर्णाम के अंदर अभ्यंतर प्रियतम प्रत्यय है। प्रत्ययम क्या है? इसका प्रत्यय स्पष्टम, इस्तस्य पृष्ठम, या विव्रतम, या संव्रतम। तो स्वर्णाम इसका मतलब है वो क्या होता है? तो विव्रतम तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, अनुप्रासालंकार शिक्षणे कस्य व्यमस्यामि संभवति। अनुप्रास अलंकार के लक्षण है वो कैसे होते हैं? वर्ण से, किस प्रकार से हम क्या करेंगे? वर्ण से, शब्द से, वाक्य से, या स्वर से। तो अनुप्रास अलंकार है उसका स्वर के हिसाब से वर्ण, प्रत्येक बार वर्ण आ रहा है, तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, 1971 इति संख्याम शब्दे लिखित। 1971 को संख्या को हम शब्दों के अंदर लिखना है। यह प्रश्न एक बार जो शब्दों के लिखने वाला गणित का प्रश्न यह है, और कुछ पद देकर के आपको क्या पूछ लेंगे उसके अंदर, किसके अंदर कौन सा अलंकार वगैरह है, यह भी पूछ सकते हैं। एक सप्ताह ती शतम, एक सप्तयुत्तरे कोन विस्ति शतम, एक 70 यानी एक सप्तरे उत्तर, एक 7 से परे, कौन विस्ति शतम 1900। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप करें, एक सप्तोन उत्तरे, 70 से एक परे, तो 71 हो गया। कौन विस्ति, कौन का मतलब नहीं, 20 से एक कम, 19 शतम 1900 हो गया। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, 6 बजे तक लिखेती उचितम विकल्प चुनती। 6 बजे तक लिखना है, इसका उचित विकल्प है 6 बजे का घड़ी का समय है, वो क्या हो जाएगा? षडाधिकावादने, षटवादनम, या षडवादने, या षडवादन पर्यंतम। तो 6 बजे का है वो क्या हो जाएगा? षडवादने पर्यंत। उसके बाद लिख रहा है 6 बजे तक पर्यंत, तो चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। अब हमें सामाजिक अध्ययन है, कौन से सामाजिक अध्ययन से संबंधित है वो प्रश्न हमें करने हैं। तो इसके 60 प्रश्न है वो आने वाले हैं। निम्नलिखित 4 कथनों में बौद्ध संगीतनियों का सही क्रम है। इनमें से 4 है वो कथन दिए हैं। बौद्ध संगीतनी हुई थी कुंडलवनम, राजगृह, वैशाली, या पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले नीचे दिए कूटों का सही उत्तर हमें चयन करना है। सबसे पहले है वो क्या, बौद्ध की जो संगीतियाँ हुई थी, संगीतियाँ हुई थी, उनका हमें सबसे पहले कहाँ पर हुई, उसके बाद कहाँ पर हुई, तो यह प्रश्न हमें पूछा है। तो सबसे पहले राजगृह के अंदर हुई थी, तो यह हो जाएगा सबसे पहले यहाँ दूसरा। उसके बाद वैशाली के अंदर हुई थी, और उसके बाद पाटलिपुत्र और कुंडलिनी के अंदर हुई थी। 2 3 4 1, 2 3 2 3 4 1, इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में उल्लेखित है? कंठोपनिषद के अंदर, या छांग्योपनिषद के अंदर, या ऋग्वेद संहिता के अंदर, या
इतरे ब्राह्मणी, इतरे ब्राह्मण। तो जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ पर है? ऋग्वेद के अंदर है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नांकित में से किस स्त्रोत में प्राचीन भारत के 16 जनपदों का उल्लेख है वो मिलता है? अंगुत्तर निकाय के अंदर, दिव्यावादन, ऋग्वेद या सूतपटिक। प्राचीन भारत के अंदर जो 16 जनपद हैं उसका उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? महाजनपद तो 16 थे, गणराज्य कितने थे इसकी भी हम अब चर्चा है वो प्रश्न में करने वाले हैं। 14 महाजनपद, तो सबसे पहले में ये पता होना चाहिए कि जनपद है वो कितने थे। महाजनपद 16 थे, तो इसके अंदर 14 दे रखा है, 12 दे रखा है, 10, तो ये तीनों ऑप्शन है वो कट गए, बचा चौथा 16 जनपद और 16 महाजनपद थे और 10 क्या थे? गणराज्य थे। चौथा ऑप्शन हो गया। प्रश्न नंबर 95, मौर्य काल में प्रचलित विनय का माध्यम क्या था? वहार, दिनार या पण या चूर्णी। तो मौर्य काल के अंदर है पण नाम की एक क्या थी? पण नाम से एक पण नाम से एक सिक्का या हम उसको मुद्रा कह सकते हैं वो चलती थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96 है, विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क में या खजुराहो के अंदर? जो लिंगनाथ मंदिर है वो भुवनेश्वर के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामायण से, महाभारत से, जातक कथाएं या पंचतंत्र की कहानियां? तो जातक कथाओं से संबंधित है ये। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? भूमि का कर है वो किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? उस अधिकारी को क्या कहते हैं? अग्रोनोमोई, शुल्का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष या अक्रा अध्यक्ष? तो जो भूमि का कर लेता था उसे सीता अध्यक्ष है वो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मौर्य काल के अंदर सीता अध्यक्ष है वो किसको कहा जाता था? भूमिकार को कहा जाता था, जो भूमि से क्या लेता था? आय का स्रोत था। प्रश्न नंबर 99 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? चोरा चोरी कांड के कारण, चोरा चोरी कांड के कारण, या चंपारण आंदोलन, या कांकरोली षड्यंत्र, या बारडोली आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन है। गांधी जी ने वो किस वजह से लिए चोरा चोरी कांड हुआ था, उसकी वजह से इन्हें एक उपद्रव है वो पैदा हो गया था, जिसमें उपद्रवकारियों ने सैनिक चौकियां है वो जला दी गई थी। इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वापस ले लिया था। प्रश्न नंबर 100 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्ती दी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विलय नीति दी, या लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत किया, या लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि प्रणाली दी थी? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्ती दी, यह प्रश्न है। इसका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, वांडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वांडीवास का युद्ध हुआ जिसके अंदर अंग्रेजी सेना का कौन सेनापति है वो कौन था? सर आइकरकुट, सर हेक्टर मुनरो, या कर्नल वेली, या कर्नल मैथ्यूज? तो वांडीवास युद्ध के अंदर अंग्रेजों की सेना का सेनापति है वो सर आइकरकुट था। कौन था? आइकरकुट था। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? दीन ए इलाही की शुरुआत है वो किसने की थी? बाबर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, या शेरशाह सूरी ने? तो यह अकबर के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, या नगरम, या सभा? तो नगरम है वो कहा जाता था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? 10वें, 8वें, 9वें, या 10वें के अंदर? तो 10वें के अंदर है वो मिलता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां थी, नीज और रियाती।
खरीफ और रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती, निज व खेती। तो जो नील की खेती है उसकी दो प्रणाली है, निज व रियायती हुआ करती थी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106, निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा है वो कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि इन्होंने हृदय की आत्मा, हृदय व आत्मा है वो किसको माना था? इन्होंने कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संविधान के अंदर उपचार दिए उनको भी, उनके उनके बाद भी उन्होंने ये कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह है जो इनकी रक्षा करेगा। और इन्होंने कहा है कि ये आत्मा, हृदय और आत्मा है संविधान की। चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदासीन होने वाली प्रथम महिला कौन थी? नूर फातिमा बीबी, लता पटेल, अन्ना चांडी या लीला सेठ? लीला सेठ। तो भारत के अंदर कौन है मुख्य न्यायाधीश के ऊपर प्रथम महिला है, वो हमें प्रथम पूछा है तो कौन थी? नूर फातिमा बीबी, लीला सेठ। तो लीला सेठ को माना जाता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, राजस्थान में कितने लोकसभा की सीटें हैं? 20 हैं, 25 हैं, 10 हैं या 28 है? तो राजस्थान के अंदर लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है वो 25 है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, सबसे अधिक समय तक भारत में प्रधानमंत्री बने रहने का श्रेय है वो किसे प्राप्त है? जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी को या राजीव गांधी को? तो सबसे ज़्यादा है वो जवाहरलाल नेहरू को है। इन्होंने करीब 16 वर्ष कुछ 8 महीने के समय रहे थे। पहला ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, भारत में उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, लीला सेठ, ज्ञान सुधा मिश्र या सुजाता मनोहर? तो वो फातिमा बीबी थी, वो भारतीय उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग है वो नहीं है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक या संघात्मकता? तो कौन सा है वो नहीं है? तो संघात्मकता है वो नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी रही है? 6 है, 8 है, 7 है या 5 है? पहले कुल कितने थे? 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, उसके बाद 6 बचे। पहला ऑप्शन है वो कौन सा था? 7वां। संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया? हटा दिया 44वें संविधान संशोधन की बाद। प्रश्न नंबर 113 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 28, 8, 24 और 22, 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 114, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है? अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, विधायिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण, समान कार्य हेतु समान वेतन या बाल श्रम निषेध? तो कौन सा है वो नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन है, इसका कोई प्रावधान है वो नहीं किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तरी ध्रुव है? तो किसके ऊपर है वार्षिक तापांतर है वो? भूमध्य रेखा के ऊपर कम होता है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रणालियों को या प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक है वो तैयार की है? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नीला डाटा बुक या इनमें से कोई नहीं? संकटग्रस्त 2 प्रजातियां उन्हें रेड डाटा बुक के रूप में प्रदर्शित किया है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? कौन सी हवा उसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? हरमटन, फोहन, बोहरा या चिनकू? तो कि कौन सी है वो इसके अंदर होगी? तो हरमटन। हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास हैं, वो गए हैं और डॉक्टर ने क्या कहा है? हमने एक सलाह दी है कि आप हरे मटन को खाए, हरे मटर है वो आप उबाल करके खाए। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य ग्रहण
कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आती है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सिद्ध में नहीं होती है। तो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है? पृथ्वी जब दोनों के बीच में चंद्रमा, इधर चंद्रमा हो गया और इधर पृथ्वी हो गई और इधर सूर्य हो गया, तो सूर्य है, चंद्रमा और पृथ्वी, तो बीच में क्या आएगी? पृथ्वी आएगी, तब सूर्य ग्रहण होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी से, जर्मन से, अरबी से या अंग्रेजी भाषा से? तो अरबी शब्द से बना है मानसून। मॉनसून शब्द है मौसम, मॉनसून। प्रश्न नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन? कानपुर कहाँ से आ गया? परिवहन ही पूछा है इन्होंने तो। जल परिवहन, हाँ, तो कौन सा होगा इसके अंदर? सबसे जो सस्ता साधन है वो जल परिवहन है, वो होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है कानपुर के अंदर, पंतनगर, हिसार या जबलपुर? देश का जो प्रथम कृषि विद्यालय है वो कहाँ पर है? पंतनगर के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। जब मानसून क्या कर रहा है? लौट रहा होता है, उस समय की बात हो रही है। तो घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर या समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर? तो पहले समुद्र से इधर की ओर जाएगा तब तो बारिश होगी, और स्थल से समुद्र की ओर आएगा तब क्या हो जाएगी? रुक जाएगी मानसून का समय। और लौटता हुआ मानसून तो स्थल से समुद्र की ओर। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, एक तरफ सूची दे रखी है जिसके उद्योग है, दूसरी तरफ उसके केंद्र, उसको मिलान करना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, गड्ढे पान, सफेद सीमेंट जयपुर, उर्वरक अजमेर, विद्युत मीट गोटन। तो हमें इसका मिलान करना है कि कौन सा है वो किस में आता है। तो हम हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बात करें, पहले हमें जो आ रहे हैं उसको हम करते हैं। तो सफ़ेद सीमेंट है वो कहाँ पर? गोटन नागौर के अंदर है, और टूल्स यह अजमेर के अंदर है। और उर्वरक की हम अगर बात करें तो उर्वरक हमें गड्ढे पान के अंदर मिलता है। अब हमें नहीं आ रहा, बच गया ये। इस प्रकार पहले में हमने क्या किया? पहले में 3 आ जाएगा, दूसरे में 4, तो 3 कहाँ पर है? 3 इसमें 2 में है, ये 2 तो कट गया। तो इस प्रकार उसके बाद 4 इसमें नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 124 नंबर का, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा? सालर, धोकड़ा, बांस या गुल्लर? जो आदिवासियों का हरा सोना है वो किसे कहा जाता है? हरा सोना है वो बांस को कहा जाता है। हरा सोना बांस को, आदिवासियों का बांस होता है। प्रश्न नंबर 125 है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? खारी, लूनी, चरणवती या पार्वती? चरणवती इसको कहते थे पहले। 25 में 3 हो गया। 126 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह है नगद फसल के रूप में, श्रेणी के रूप में आता? नगद का मतलब हम जिसे क्या करते हैं? बेचते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? हम आय प्राप्त करते हैं। कपास, गन्ना, रतनजोत, कपास, रतन, ज्वार, कपास, तिलहन और गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा। तो हम किसको बेचते हैं? कपास और गन्ना, रतनजोत तुरंत बेच देते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? जयपुर, अलवर, अजमेर और भरतपुर? राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है वो जयपुर है। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, कहाँ की निवासी या कहाँ की रहने वाली थी? सागवाड़ा, डूंगरपुर, रास्तापाल या सिमलवाड़ी? तो तीसरा ऑप्शन रास्तापाल की थी। प्रश्न नंबर 129 है, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के बीच हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? राष्ट्र शिष्टमंडल के रूप में भेजे गए थे। क्या भेजा गया था?
शिष्टमंडल है वो भेजा गया था। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास या टोडरमल को। मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल या भगवंत दास, या जलाल खां, टोडरमल, मान सिंह या भगवंत दास, टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह या भगवंत दास। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए या उसको अपने अंदर, तो सबसे पहले जलाल खां गया था, उसके बाद मान सिंह गया था, और उसके बाद भगवंत सिंह, उसके बाद टोडरमल गया था। तो जलाल खां इसमें और इसमें, और तो ये तो कट गए, तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 130 है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे जयपुर और टोंक रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें, कोटा एवं झालावाड़ रियासतें, मेवाड़ एवं अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान निर्माण मत्स्य संघ के अंदर है वो कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD के नाम से, ABCD। हम इसको ABCD, ABC और D, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? किसको मेवाड़ का मैराथन कहकर के पुकारा? हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध या सारंगपुर का युद्ध? तो इन्होंने दिवेर का युद्ध है उसको इन्होंने क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? केसर सिंह बाराहट, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा या प्रताप सिंह बाराहट? तो केसर सिंह बाराहट ने इसका क्या किया था? गठन किया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, रावण हत्था क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र है, एक पुस्तक का शीर्ष है या स्थान का नाम है? तो ये क्या है? वाद्य यंत्र। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, पावना गीत कब गाए जाते हैं? बेटी की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आगमन पर, ब्याही जी के आगमन पर, या पुत्री पैदा होने पर ससुराल के अंदर जब जमाई आता है तो पावने गाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से? बीकानेर से, जयपुर से, बाड़मेर से या प्रतापगढ़ से? तो थेवा कला का जो संबंध है वो प्रतापगढ़ से है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर नृत्य, इंडोनी नृत्य, तेरहताली नृत्य या भवाई नृत्य? तो हम घूमर नृत्य है इसको आत्मा, राजस्थान की नृत्यों की आत्मा है वो कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, राजस्थान में बड़ी तीज है वो कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया या भाद्र कृष्ण तृतीया हो जाएगा यहाँ पर। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के अंदर क्या मनाई जाती है? बड़ी तीज है वो मनाई जाती है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर वित्त मंत्रालय के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, उद्योग मंत्रालय के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? तो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। प्रश्न नंबर 139 है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य वो नहीं है करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना या निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, निर्यातकर्ताओं का ऋण देना भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, वे परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विशेष क्षेत्र में उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी एक विशेष क्षेत्र के अंदर उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं तो उन्हें हम निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं या निदानात्मक परीक्षण कहेंगे या अभिक्षमता परीक्षण या तत्परता परीक्षण कहेंगे। तो हम उसके अंदर एक अभिक्षण का मतलब एक अलग की क्षमता पैदा की है तो हम उसकी अभिक्षणता कहेंगे। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन कौन सा मूल्यांकन कहलाता है?
निरंतरीय मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन या संज्ञानात्मक मूल्यांकन या विसंज्ञानात्मक मूल्यांकन? तो कौन सा है वो कहलाएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन है, वो कहलाएगा। विशिष्ट अधिगम को प्राप्त करेंगे हम निर्माणात्मक मूल्यांकन के माध्यम से। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, परियोजना या कार्य विधि का आधारभूत सिद्धांत है। रोचकता का सिद्धांत, परियोजना का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। हम परियोजना या कार्य विधि की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर रोचकता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। परियोजना कार्य करने की रीति प्रविधि होनी चाहिए, योजनाएं हमें पहले से निर्धारित करनी होती है और क्रिया हमें क्रियाशील रहना होता है। तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, निम्न में से क्या परियोजना कार्य के रूप में छात्रों को दिया जा सकता है? परियोजना के रूप में कौन सा कार्य है वो दिया जा सकता है? पृथ्वी का एक आरेख बनाकर उसमें विभिन्न परिमंडलों को दर्शाए, यह दिया जा सकता है। या भारत के वे राज्य ज्ञात कीजिए जहाँ जलोढ़ मिट्टी के विस्तृत क्षेत्र हैं, अपने क्षेत्र में उगने वाले वृक्षों की पत्तियों को नमूने एकत्रित करना है। कौन से हैं या उपयुक्त सभी? तो कौन से हम देंगे? पृथ्वी का आरेख बनाकर उनमें परिमंडल बिल्कुल दर्शाने के लिए कहेंगे और उसके ज्ञात जलोढ़ मिट्टी के बारे में और एक नमूना है पत्तियों का नमूना एकत्रित करने के लिए कहेंगे। तो इसके चारों ऑप्शन यानी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक अध्ययन शिक्षण में क्या एक समस्या है वो नहीं थी? 19वीं शताब्दी की बात चल रही है। विद्यालय परिसर हेतु ज़्यादा जगह की व्यवस्था, कक्ष में अधिक उपकरणों का उपयोग, उपलब्धि साधनों का व्यापक तथा सही दिशा में प्रयोग, प्रशिक्षित शिक्षकों की अधिकता। तो 19वीं सदी के अंदर सामाजिक अध्ययन की शिक्षण के अंदर एक बड़ी समस्या है वो नहीं रही थी। सबसे बड़ी है कि विद्यालय परिसर है, ज़्यादा जगह की व्यवस्था यह नहीं रही थी। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख समस्या है वो नहीं है? इनमें से कौन सी है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्या है वो नहीं है? पाठ्यक्रम का लचीला ना होना, व्याख्यान या भाषण का अधिक प्रयोग, शिक्षकों का अपने निजी अनुभवों का प्रयोग ना करना या छात्रों के अभीक्षण। तो इसके अंदर जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो समस्या है वो शिक्षकों का अपने व्याख्यान सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक बड़ी समस्या है। शिक्षकों का निजी का प्रयोग ना करना, व्याख्यान भाषण का अधिक प्रयोग करना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर है वो सामाजिक यह प्रयोग है वो नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन माफ करना, दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न को फिर से हमें समझना पड़ेगा। निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख समस्या है? कहने का मतलब एक विज्ञान के रूप में हमें दर्शाया गया है, उसको हम क्या करेंगे? शिक्षक अपने निजी अनुभवों का प्रयोग ना करना बिल्कुल करता है, ये तो गलत हो गया। पाठ्यक्रम का लचीला ना होना बिल्कुल ये तो हो चाहिए, ये समस्या है। व्याख्यान अधिक प्रयोग करना ये हो गया, दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 137 है, यदि छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाए, यदि छात्रों को उत्तरदायित्व यानी उनको खुद को कार्य करने के लिए पूर्ण कार्य सौंप दिए जाए तो उनमें से निम्न में से किस कौशल का विकास होगा? आलोचनात्मक चिंतन का, तीव्र सुनने की गति का विकास या वृत्ति का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उनमें आलोचनात्मक विकास हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन का विकास है, एक दूसरे के प्रति तर्क वितर्क करने की सोच है वो उनके अंदर विकास हो जाएगी। पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, निम्न में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक है? पाठ्यक्रम में पूर्णता एवं आधुनिकता में कमी, प्रयोग, अनुभव एवं निरीक्षण की अधिकता, उचित दृष्टिकोण का अभाव, पाठ्यक्रम का विशाल होना। इनमें से कौन सा है वह नहीं होगा? क्या आलोचनात्मक चिंतन का के अंदर सहायक होता है? प्रयोग, अनुभव, निरीक्षण की अधिकता होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। कमी वाला तो नहीं होगा, अभाव वाला नहीं होगा, पाठ्यक्रम का विशाल होना ये इसके आलोचनात्मक चिंतन के अंदर नहीं आता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, सीखने के प्रतिफल में क्या सम्मिलित है? बच्चों को किस प्रकार का सीखना आवश्यक है? वे मापदंड जिनसे सीखने का मापा जा सके, वे मापदंड जिनसे सीखने को मापा जा सके, या सीखने की प्रतिफल संरक्षण विद्यमान प्रबंधन समितियों के सदस्यों, राज्य स्तर के शिक्षा
अधिकारियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के प्रति तर्क और जिम्मेदारी बनाता है या उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न प्रतिफल से संबंधित पूछा है, तो इसके अंदर विकास का सहायक होता है, बिल्कुल सही है। मानदंड के अंदर मापक के ये भी होता है, और प्रतिफल संरक्षक, विद्यालय प्रबंधन समितियों के सदस्य, राज्य का जो शिक्षा अधिकारी होता है उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने उनकी भूमिका का प्रति सतर्क और जिम्मेदार बनाता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 150 है, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षा के अंदर आईसीटी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु। तो इसके अंदर शिक्षक या उपयुक्त सभी होगा। इसके अंदर शिक्षा की मांग की आपूर्ति होती है और विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार जो विषय वस्तु उनको प्रस्तुत करनी है वो दी जाती है, और अध्ययन अध्यापक को अधिक सरल है वो बनाने हेतु इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो आज हमने 7 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो पूरा कर लिया। मैं हर दिन की भांति आपको यही कहूँगा कि आप है अपना मूल्यांकन है वो स्वयं कर रहे होंगे। मूल्यांकन है वो स्वयं के द्वारा होगा, वही मूल्यांकन अति उत्तम होगा। क्या होगा? मूल्यांकन करेंगे कैसे? एक तरफ हमें प्रश्न है, सामने प्रश्नों की चल रही है, और दूसरी तरफ हमें किताब लेकर के एक पेन के अंदर इसके अंदर प्रश्नों की संख्या लगा के उसके सामने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस तरीके से हमें प्रश्न है वो करने हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। तो मैं प्रश्नों के साथ पहले प्रश्न का बी, दूसरे प्रश्न का ऐसे ए, इस तरीके से उत्तर है वो देना है। तो धन्यवाद साथियों।